हाँ हाँ फिर हाँ, जूम कोचिंग वाला? वाला कोचिंग वाला लास्ट जूम में क्लास सर लिए थे क्या हम उसमें, तुम लोगों का? यस सर, फर्स्ट क्लास आप ही लिए थे। वो तो खैर ठीक है, वो तो जनरल क्लास था ना, सारे बैचेस का था। हम अरीड बैच का पूछ रहे हैं। अरीड बैच में अरे नालायक लोग, अपना एनोटेशन ऑन कर देता है तुम लोग। हाँ, क्या पढ़ाए थे कोचिंग में जब लास्ट क्लास लिए थे रीड बैच का? तो सर न्यूमेरिकल करा रहे थे। कौन से टॉपिक पे? एटम्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके थे हम लोग? एटॉमिक मास, मास नंबर, ये सब कवर कर चुके थे ना? यस सर। एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप कवर किया था, एटॉमिसिटी कवर किया था। यस सर। और आइसोटोप्स नहीं पढ़ाए थे, एटॉमिसिटी पढ़ा दिए थे। चलो आइसोटोप्स वगैरह बता देंगे तो सिंपल सा चीज होता है। और सर आइसोटोप्स निहार सर बताए थे। ओके ठीक है। मोल्स बता दिया था तुम लोगों को? जल्दी बताओ। मोल्स। सर कैलकुलेट करना आप बता दिए थे। मोल्स वाला हाँ और सर पार्ट। बता दिए। काउंटिंग यूनिट है ये भी बता दिए थे। ओके, तो नंबर ऑफ स्पीसीज, जैसे काउंटिंग, एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ये बता चुके थे तुम लोगों को? यस सर। यस ओके। सर। और मोलर मास टर्म मेंशन किया था? हाँ। रिलेटिव एटॉमिक मास बताया था कुछ? नहीं। ठीक है। नहीं। रिलेटिव सर वो रिलेटिव निहार सर बता दिए। रिलेटिव एटॉमिक मास तुम्हारे बोर्ड लेवल की चीजें हैं, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस हम वो टर्म मेंशन नहीं किया। रिलेटिव एटॉमिक मास, मास नंबर को ही रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आद्या, तुमको मैंने लास्ट टाइम बोला था नोट्स वगैरह देख लेने के लिए, कुछ देखा है नहीं देखा? यस सर, जो निहार सर पढ़ा है उसका तो सारा नोट्स बनाए थे आप। ओके, बट मोलर मास वगैरह सब मालूम है? हाँ 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 सर, वो मोलर मास और मोल्स को कैलकुलेट करना, फॉर्मूला, वो सब मालूम है। अच्छा अच्छा ठीक है। और क्या क्या छूट गया था तुम्हारा? बताओ भी जल्दी, और क्या क्या छूट गया था तुम लोगों का? लक्ष्य, तुमको आवाज, चीज बताओ लक्ष्य, तुम्हारा आवाज इधर आ नहीं रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो। अरे लक्ष्य। यस सर। हेलो, अबे लक्ष्य यस। जल्दी बोलो। पता ही नहीं चल रहा है इसका नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो ठीक है। तो बीच बीच में ऑडियो म्यूट करता है फिर गायब हो जाता है। अरे आवाज नहीं आया तुम्हारा अभी तक लक्ष्य। चलो मान के चल रहे हैं कि तुम लोगों का ये सब टॉपिक तो हो ही रखा था, नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट, मोलर मास वाला पार्ट, तो हम लोग उन्हीं टॉपिक से कुछ बेसिक कैलकुलेशंस अभी कंसिडर कर लेंगे। और जैसे ही वो कैलकुलेशंस होंगे तो हम लोग फिर उसके आगे वाले टर्म से मूव करना शुरू करेंगे, जैसे कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, एवरेज मोलर मास क्या होता है, आइसोटोप्स वाले पार्ट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। फिर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल मास क्या होता है, इन सब कैलकुलेशंस को हम लोग देखना शुरू करेंगे। फिर कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स से हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फिर मोल मोल एनालिसिस, जो कि हम लोग एक्चुअल में 9th में डिस्कस करना होता नहीं है, तो तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से, बट हम लोग का डिस्कशन चलेगा उस चीज़ में। मतलब मोल मोल एनालिसिस क्या होता है, उसमें कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। उसको हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स में मूव करेंगे। तो चलो, लिखना शुरू करो कुछ क्वेश्चंस, और थोड़े तेजी से सॉल्व करना। मेरे हिसाब से सब कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर किसी को डिफिकल्टी होगा तो अपना डाउट क्लियर करते चले जाना, ट्राई करके देखो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स of oxygen in 500 gram of calcium carbonate
490 ग्राम ऑफ H2SO4। और तुम लोगों को बोला था एटॉमिक नंबर वाले पार्ट में 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों याद रखना है। मतलब कैल्शियम उसी में आ जाएगा, सल्फर उसी में आ जाएगा, उसका मास नंबर याद होना चाहिए तुम लोगों को। सर सेकंड क्या लिखे हैं? 490 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है सर। ट्राई करो तेजी से। लक्ष्य, आवाज आ रहा है तुमको? तो अपना ऑडियो अनम्यूट करके रखो। अरे ऑडियो म्यूट नहीं करना, ऑडियो अनम्यूट रखो, ठीक है। और बताओ ये सब चीजें पढ़ रखी है तुमने? तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा उस साइड से। तुम फोन में काम कर रहा है फिर डेस्कटॉप पे काम कर रहा है? तुम चैट में लिख सकता है, एक बार चैट में लिख करके देखो ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाथ रेज नहीं करना है, चैट में लिखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुमको। इसको आवाज ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे प्रवीण लेट क्यों है? नहीं देखे थे। इतना मार मारेंगे ना तुमको, नहीं देखे थे मतलब इधर तो बहाना भी नहीं मार सकते ये सर थोड़ा ऑटो वाला लेट कर दिया। Speaking to you but not audible. Okay. कौन बताना चाहेगा आंसर इस क्वेश्चन का? जल्दी जल्दी, और गूगल करके मत बता देना, क्वेश्चन टाइप करके। इतना मार मारेंगे ना तुम लोगों को फिर। पहला नाम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे हमको, आद्या का। बताओ भाई आद्या, क्या होगा पहले वाले केस में आंसर? सर एक सेकेंड रुक जाइए। सर पहले का 5 होगा। पहले का 5 नहीं। सर वो तो CaCO3 का निकलेगा 5। हाँ सर पहले का तो 5 होना चाहिए ना। नहीं भैया, 5 नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे 5 निकाल देंगे? अच्छा कैसे निकाला 5 ये बता। सर 5 Na एटम्स है क्या? 5 Na एटम्स? हम एटम्स तो पूछे ही नहीं है। अच्छा सॉरी सर। सर हम पहले बनाए तो 5 मोल्स आया, उसके बाद एक और स्टेप करना होता है शायद Na से मल्टीप्लाई। नालायक एक नंबर के, तुम पूछ ही रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, पता नहीं क्या है, कोई ने सर से 5 मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स नहीं गलत है। नहीं सर, वो तो CaCO3 का 5 आ रहा है ऑक्सीजन का पहले का निकालने से। 18 मोल्स। 18? यस सर। करना क्या चाह रहे तुम लोग? हमको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली। सर 15 है। हाँ 15 है। हाँ फिर सेकंड का हो जाएगा, रुकिए सर, 20। और सर थर्ड का 30। थर्ड का 30। 12 ×
इंटू हाँ 5 30, थर्ड का 60 हो 30, जाएगा 60। सर। 5 इंटू कितना 12। अच्छा, हाँ लोग इतना सर। मार मारेंगे, सब नोट्स कॉपी सब भूल गया है। ग्लूकोज का सर फॉर्मूला पहले क्या, मोल्स ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H। अच्छा सॉरी, हम एच का नहीं, सॉरी सर। चलो ध्यान दो, पहले वाले केस में आंसर निकल के आना चाहिए 15 के बराबर, दूसरे वाले केस में आंसर निकल के आएगा 20 के बराबर, थर्ड वाले केस में आंसर आएगा 30 के बराबर। चलो ध्यान दो, सवाल में ये नहीं पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितना है, बट मास तो कैल्शियम कार्बोनेट का दे रखा। तो सवाल में अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास दे रखा है तो इस केस में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही निकाल पाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सुना होगा, वेट अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास है। इसका मतलब वेट वाला पार्ट 500 ग्राम, और इसका मोलर मास जब कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम का मोलर मास 40, कार्बन का मोलर मास 12 और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, लेकिन 3 एटम है, तो यहाँ से 48, 48 प्लस 12 इसका मतलब 60, 60 प्लस 40 मतलब टोटल वैल्यू 100 के बराबर होगा। तो मास अपॉन मोलर मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन सवाल में कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में नहीं पूछा है, ऑक्सीजन के बारे में पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग के एक कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो एक में 3 है तो 2 में कितना होगा 6, 3 में कितना होगा 9, 4 में कितना होगा 12, 5 में कितना होगा 15। तो नंबर ऑफ मोल्स जब मालूम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर कंसिडर करें तो आराम से 5 इंटू 3 के बराबर कर सकते हैं, 15 निकल के आएगा। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला है तो एन की जरूरत नहीं है, वो नंबर ऑफ एटम्स के लिए होता है। जैसे अगर यहाँ पे सवाल में नंबर ऑफ एटम्स पूछता, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तब उस केस में हम लोग 15 इंटू एन के बराबर वैल्यू आराम से लिख सकते थे। तो ध्यान रखना है इस चीज का। सेकंड वाले केस में H2SO4 का 490 ग्राम दे रखा। तो सेकंड वाले केस को अगर कंसिडर करके चले तो फिर से H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो 490 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, हाइड्रोजन की तरफ से 2 आएगा, सल्फर का 32 होगा, और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 16 इंटू 4 मतलब 64 हो जाएगा। तो 64 प्लस 32 96 प्लस 2 98। इसका मतलब वैल्यू होना चाहिए वापस से 5 के बराबर। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स है वो H2SO4 का दे रखा, हम लोग को निकालना किसका है ऑक्सीजन का। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग के पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर 4 हाइड्रोजन एटम्स है तो हम लोग 4 के हिसाब से काम कर रहे होंगे। तो अपने कैलकुलेशन में हम लोग आराम से ऐसा लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है तो एक मोल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो उसके हिसाब से 5 मोल में 5 इंटू 4 मतलब 20 मोल्स के बराबर का वैल्यू होना चाहिए। और थर्ड वाले केस में दे रखा है 900 ग्राम। तो 900 ग्राम वाले पार्ट में जब ग्लूकोज का मोल्स निकालेंगे तो ग्लूकोज का मोलर मास C6H12O6, कार्बन का मोलर मास 12 होता है तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है 16 इंटू 6 तो 72 प्लस 12 प्लस 96, ये वैल्यू निकल के आता है 180 के बराबर। तो इस केस में यहाँ से वैल्यू 180 के बराबर ले सकते हैं, वापस से नंबर ऑफ मोल्स 5 के बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 ऑक्सीजन हैं, इसका मतलब 5 के अंदर 5 इंटू 6 ले सकते थे। तो 5 मोल के अंदर 5 मोल्स इंटू 6 मतलब टोटल 30 मोल्स के बराबर आंसर निकल के आना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हैं, 1 2 3 में जो भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। Find the number of, find the total charge on 27 gram of Al3 प्लस। या फिर ऐसा कर सकते हैं, 3 पार्ट दे देते हैं इसमें हम। 23 ग्राम ऑफ Na प्लस, 46 ग्राम ऑफ Na प्लस, 23 AMU
ऑफ Na+, और एक और पार्ट लेके चल सकते हैं, 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3+। एक चीज सुना है कभी बचपन से आज तक, एक चार्ज में मतलब एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? सर 1.67 into 10 to the power -24। अच्छा, सर 1 AMU लिख सकते हैं? सर 1 19 AMU, नहीं। हम चार्ज पूछ रहे हैं, चार्ज। 1 AMU का वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं। 1.67 into 10 to the power -24 बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है Q, उसको उसका वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 कुलम्ब के बराबर कंसिडर किया जाता है। ये वर्ड सुना है कभी, कुलम्ब, या नहीं सुना है? यस सर सुना है। तो हो सकता है नहीं सुना हो, क्योंकि क्लास 10th में दे रखा है पहली बार करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके 8th क्लास का हमको आइडिया नहीं है, इसलिए हम ये वैल्यू दे रहे हैं। एक प्रोटॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो Q के बराबर होता है। एक्चुअली में उसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस केस में प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो +E, और +E में वैल्यू है +1.6, मतलब 1E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब। इसको C से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। जब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, मतलब -E। तो एग्जैक्टली हम लोग सेम वैल्यू लेंगे बट माइनस साइन के साथ, मतलब -1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चार्ज का वैल्यू थोड़ा ध्यान रखने का है। एक प्रोटॉन का मतलब एक ई चार्ज, दो प्रोटॉन का मतलब दो ई चार्ज, तीन प्रोटॉन का मतलब तीन ई चार्ज। चलो एक चीज पे ध्यान दो, तुम लोगों को शायद इस चीज का ज्यादा आइडिया नहीं है, एक बार डिस्कशन करते हैं इस चीज का। जैसे मान लो हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इसमें कितना चार्ज दिख रहा है हम लोगों को? अभी टोटल चार्ज कितना दिख रहा है? 0। इस केस में जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन होते हैं? 8। कितना? 8। और इलेक्ट्रॉन भी 8 होता है। तो प्रोटॉन वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब टोटल चार्ज +8E के बराबर ले सकते हैं। हमेशा वैल्यू E के बराबर होगा। एक प्रोटॉन सबसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज माना जाता है, जो कि E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन 8 है तो टोटल चार्ज -8E के बराबर होगा। तो अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर हो गया तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके पूरे एटम को आराम से न्यूट्रल फॉर्म में रखेगा, मतलब नेट चार्ज 0 के फॉर्म में रखेगा। इसलिए इस ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, जैसे मान लो हम लोग O- की बात करते हैं, तो O- का मतलब क्या हुआ? तो ये चीज सुन रखा होगा, जब भी एक एटम में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन में प्रोटॉन तो 8 था, इलेक्ट्रॉन भी 8 था, लेकिन जब O- बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 के बराबर हो गया। तो जब चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज तो 8E के बराबर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट -9E के बराबर है। तो इन दोनों को जब एड अप करेंगे तो इस बार नेगेटिव चार्ज हाइयर है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेट वैल्यू -1E के बराबर आएगा। उसी चीज को यहाँ डाला जाता है, मतलब वहां पे लिखते केवल -1 है हम लोग, लेकिन नेट जो चार्ज है वो -1 नहीं होता, -1E के बराबर होता है। मतलब -1 का मतलब -1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब के बराबर वैल्यू है। मान लो O2- लेते हैं, तो O2- का मतलब हम लोग इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। तो बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट में ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके काम कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इसका मतलब ये होना चाहिए लॉजिकली कि प्रोटॉन तो 8 है बट इलेक्ट्रॉन 8 था और उसमें 2 ऐड कर दिए, मतलब 10। तो टोटल वैल्यू में पॉजिटिव चार्ज +8E के बराबर हो गया और नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट -10E के बराबर हो गया। तो इन दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो नेट चार्ज यहाँ से प्लस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट के साथ 8 वैल्यू तक कैंसिल आउट होगा और रिमेनिंग 2E के बराबर माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये जो 2E है ये एक्चुअल में नेट चार्ज है, लिखते हम लोग केवल -2 है, O-2 या O2-, लेकिन नेट चार्ज उसमें -2E के बराबर है और E का मतलब हो गया 1.6 into 10 to the power -19। तो अगर 2E की बात कर रहा है मतलब -2
into 1.6 into 10 to the power minus 19, तो बेसिकली 3.2 into 10 to the power minus 19 के बराबर कूलम में चार्ज होगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब जब हम लोग कूलम में इस चीज को मेंशन करेंगे तब उस केस में हम लोग आराम से 1.6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके काम कर रहे होते हैं। एक ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है जिसका पार्ट तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। अब ट्राई करके देखो ऊपर के क्वेश्चंस 1 2 3 4 और सोच समझ के ट्राई करना। एक काम करो, इसमें पहले क्वेश्चन में ऐसा कर लो 23 AMU कर लो, दूसरे क्वेश्चन में 23 ग्राम कर लो और तीसरे क्वेश्चन में 46 ग्राम कर लो, तो डिफरेंस ज्यादा क्लियरली मालूम पड़ेगा। सोच समझ के जवाब देना भाई। और तुम लोगों को AMU और ग्राम का डिफरेंस बताया था, वो कैलकुलेशन तुम्हारे नोट्स कॉपी में होना चाहिए। पहले वाला क्या आंसर आया किसी का? सर मेरा बोलो। सर 36.8 into 10 to the power minus 19. 36.8 into 10 to the power minus 19. पक्का? यस सर। हमको तो लग रहा है गलत है। अंशुल को आंसर आया सर 1 E 1 E 1 E सर E 1 E। हाँ सर जो आप तो उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करके लिखा, आलसी मत बन नालायक। घर पे बैठा हुआ है लॉकडाउन में तभी भी आलसी बना हुआ है, और कितना आराम करेगा। पहले का आंसर 1E के बराबर होगा, मतलब 1.6 और उसमें पॉजिटिव साइन के साथ इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्योंकि सवाल में दे रखा है यहाँ पे 23 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो अगर मास 23 AMU दे रखा, इसका मतलब हम लोग केवल एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये एटम के टर्म में चल रहा होता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम लोग जो AMU में मास है उस चीज को हम लोग सोडियम के तो 23 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो 23 से क्या मल्टीप्लाई किया था भाई, उस चीज को हम लोग उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे,
क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है तो हम लोग मोलर मास लेके नहीं चलेंगे। इस तरह कैलकुलेशन बहुत सारे करा रखे थे तुम लोगों को, जो एक दो लोग नए हैं वो लोग इस चीज को समझ लो। जैसे मान लो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि एक पेन का मास अगर मान लो 4 ग्राम के बराबर है तो 16 ग्राम में कितने पेन होंगे? आद्या बताओ भाई, एक पेन का मास 4 ग्राम है तो 16 ग्राम में कितने पेन्स होंगे? सर 4। कैसे निकाला? ये तो यूनिटरी में था। हाँ, कैसे क्या किया उसमें? सर 4 ग्राम में एक पेन तो 1 ग्राम में 1/4 और 16 ग्राम में 1/4 into 16। तो ऐसा किया बेसिकली, टोटल मास को एक पेन के मास से डिवाइड किया तो यहाँ से 4 निकल के आ गया। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे करेंगे हम लोग। अगर टोटल मास मालूम है तो उस केस में एक एटम के मास से, और एक एटम का मास हमेशा AMU के टर्म में डाला जाता है, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय 1 एटम का मास, इससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। तो 23 AMU बाई 23 AMU, ये वैल्यू निकल के आएगा 1। इसका मतलब हम लोगों के टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है, इनफैक्ट यहाँ पे एटम्स बोलना गलत होगा क्योंकि हम लोग 23 AMU ऑफ Na+ लिख रहे हैं, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ आयंस बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी इक्वल टू 1। और एक आयन में कितना चार्ज है? तो +1 के बराबर। तो जब यहाँ से हम लोग चार्ज निकालना शुरू करेंगे तो चार्ज के लिए हम लोग को बस ये देखना होगा कि कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू, आराम से हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज इंटू E के बराबर वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 2E के बराबर, अगर 3 होता तो 3E के बराबर। और एक और चीज ध्यान रखना, एक ही आयन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन एक है, एक मोल नहीं है यहाँ पे, एक आयन है। तो एक आयन मतलब एक नेट पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 आयन होता तो 2 नेट पॉजिटिव चार्ज। अगर 10 आयन्स होते तो 10 नेट पॉजिटिव चार्ज निकल के आता। ये भी एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर वैल्यू निकल के आ जाना सर सेकंड चाहिए। क्या बोले? क्या सर सेकंड का आंसर? सेकंड का आंसर बताओ। सर 4.8 into 10⁻⁴ कूलम। 4.8 नहीं भाई, हमको तो गलत दिख रहा है ये भी। सर 6.023 into 10⁻23। 6.023 into 10⁻23। हाँ, E। अबे नालायक, कितना मार मारेंगे तो कभी बोले कैलकुलेशन कर, ई के टर्म में छोड़ दे रहा है। ठीक है सर। कर कैलकुलेशन करके बता जल्दी कितना आएगा। और कैलकुलेटर चला दिया ना तो बहुत मार मारेंगे। अभी तो घर पे बैठे हैं सर, चला भी देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट पे ध्यान दो। अब ठीक ठीक सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में हम लोगों के पास इस बार AMU नहीं दे रखा, ग्राम दे रखा है। तो AMU और ग्राम में डिफरेंस होता है। ग्राम का मतलब हो गया हम लोग मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है। 23 ग्राम ऑफ Na+। तो यहाँ से हम लोग के पास जब मोलर मास दिया है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ विल बी इक्वल टू 23 ग्राम डिवाइडेड बाई सोडियम का मोलर मास। मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो 23 ग्राम डिवाइडेड बाई 23 ग्राम, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 निकल के आएगा, पहला चीज। उसके बाद क्या करें, तो हम लोगों को अब यहाँ से नंबर ऑफ आयंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बिना आयंस निकाले हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते। तो एक चीज बताया था तुम लोगों को, नंबर ऑफ स्पीसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो बेसिकली 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ आयंस निकल गए। एक आयन में कितना चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज। तो 2 आयन में 2 पॉजिटिव चार्ज, x आयंस में x पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। तो जब नंबर ऑफ आयंस मालूम है और सीधा 1:1 का रिलेशन है, तो जितना आयंस उतना चार्ज। इसका मतलब जब यहाँ से हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23
और इनटू 1 ई के बराबर वैल्यू है, मतलब क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज वाला पार्ट +1 दे रखा, मतलब 1 ई के बराबर प्लस साइन के साथ लेके चल सकते हैं। तो 6.023 इंटू 10⁻23 और 1 ई का वैल्यू बताया था 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो ये पार्ट पूरा कैंसिल आउट होगा, तो 16 इंटू 6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 96 के बराबर वैल्यू, तो यहाँ पे 19.6 लिख सकते हैं। उसके अलावा 10⁻23 और -19 मतलब 10⁻−20 सॉरी 10⁻माइनस भी नहीं होना चाहिए, +4 के बराबर वैल्यू आएगा और इतना कूलम के बराबर चार्ज हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर डाउट नहीं है तो 3 और 4 ट्राई करके देखो। सर पूरा सॉल्व करके बताना होगा क्या? नहीं, हमको तो आंसर से मतलब है। अगर रफ में सॉल्व कर सकते तो रफ में सॉल्व करो। रीड बैच के लिए हम तुम्हारे स्कूल के एग्जाम को तैयारी थोड़ी ना करा रहे हैं अभी। रीड बैच में लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजें करा रहे हैं, तो इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना, हमको आंसर चाहिए। बट सॉल्व करते वक्त कुछ ना कुछ स्टेप्स तो होते ही हैं, उतना तो ध्यान रखना ही होगा। सर 19.37 into 10 to the power 4 कूलम है क्या? 19.37 मे बी हो सकता है। 9.6 का 2 टाइम्स करेंगे तो 18। हाँ ठीक है। 10 टू द पावर कितना कूलम? 4। हाँ ठीक है, ओके। तो अप्रोक्सीमेटली इसका डबल ले सकते हैं। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम इसका डबल ले रहे हैं 9.6 वाले पार्ट का, तो यहाँ से 19.2 आएगा। बट क्योंकि हम एक चीज़ यहाँ मिस करके चल रहे थे, 6 जैसे 1.6 को जब 6.023 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम इस चीज़ को नेगलेक्ट करके चल रहे थे। अगर इसको एड अप करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू पार्ट आएगा ही। तो 9.6 नहीं होता यहाँ पे, 9.6 समथिंग होता। तो जब 9.67 9.68 टाइप का वैल्यू होता तो 19.3 समथिंग कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए था। मतलब तुम्हारा आंसर ठीक है एग्जैक्टली। इस केस में आंसर होगा मेरे हिसाब से 19.2, बट ज़्यादा प्रिसाइजली 19.3 समथिंग होना चाहिए। तो ऐसा कर देते हैं 19.3 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। जिसको भी डाउट है वो पूछ सकता है। डाउट होगा तो पूछते जाना भाई। ये सब बेसिक कैलकुलेशंस है, इन सब को हम लोग को आगे यूज करना है। ये सब कैलकुलेशंस पे सवाल ज्यादा काम के नहीं होता। वैसे 9th-10th में काम के होते हैं, बट मोस्टली हम लोग इन कैलकुलेशंस को यूज करेंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। और 4th वाले केस में कैलकुलेशन करके देखो कितना आंसर आ रहा। सर 4 का क्वेश्चन एक बार आप लिख सकते हैं क्या? हम लिखेंगे तो नहीं, देख लो। दिख रहा है स्क्रीन पे? 27 ग्राम ऑफ Al3+।
सर 28 पॉइंट कुछ हाँ इंटू 10 टू द पावर 4, कितना 28.9 इंटू 10 टू द पावर 4। मे बी हो सकता है Yes, sir. 28.9। 28.9056 into 10 to the power. ओके देख लेते हैं। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होना चाहिए, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होना चाहिए, इंटू 3 के बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1.6 मतलब 4.8 हो गया, और 6.023 को 6 ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को 5 कर लेते हैं। तो 20 की जगह पे हमारा 30 आ रहा, 30 के अलावा यहाँ पे 10 टू द पावर 5, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पॉइंट समथिंग या 2.8 या 2.9 के अप्रॉक्स होगा, इंटू 10 टू द पावर 5, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। 2.8 या 2.9 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 5। यस सर, मेरा भी वही है। मतलब Yes, एग्जैक्ट sir. आंसर हम नहीं बता रहे, एग्जैक्ट आंसर तुमको कैलकुलेट करना है, हम तुम लोग को रफली बता रहे हैं। वैसे ये कैलकुलेशन सिखाने वाले हैं अभी तुम लोगों को कि कैसे तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका आदत लगेगा तो बहुत बुरा हो जाता है वैसे, बट स्कूल के एग्जाम में बहुत टाइम होता है तुम्हारे पास, तो स्कूल के एग्जाम में फुर्सत के साथ आराम से ये मतलब आराम से फुर्सत के साथ काम कर सकते हैं। मतलब स्कूल के एग्जाम में कोई अप्रोक्सीमेशन मत करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं और ऑप्शंस में काफी गैप होता है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे उस चीज की बात करते हैं। जैसे यहाँ 6.023 है, यहाँ पे 1.6 और 3 है, तो 16 इंटू 3 मालूम होता है हम लोगों को, दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं 4.8 के बराबर होता है। तो यहाँ से 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। बाकी यहाँ पे 6.023 वाला पार्ट है, तो 4.8 इंटू 6 थोड़ा रिगरस टाइप का कैलकुलेशन है, तो इसको हम आसान कर लेते हैं। इस 4.8 को हम 5 कर देते हैं, मतलब इसको बढ़ा देते हैं। तो जब हम लोग गिवन वैल्यू को इंक्रीज करके अपना कैलकुलेशन करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो भी एक्चुअल आंसर से थोड़ा बड़ा निकल के आएगा। तो 4.8 की जगह 5 मान लिया, और 6.023 में डेसिमल में भी सेकंड प्लेस के बाद कुछ दे रखा है, तो उसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ 6 मान लेते हैं। तो 6 इंटू 5 दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 इंटू 5 30 के बराबर हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -19, ये पूरा वैल्यू कट करके आराम से 4 के बराबर आएगा। तो 30 इंटू 10 टू द पावर 4, या फिर इसी चीज़ को 3 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। बट एक चीज़ इसमें देखो कि हम लोगों ने अपने वैल्यू को इंक्रीज करके कैलकुलेशन किया था, इसका मतलब हम लोग का जो आंसर है वो 3 के बराबर आया तो, लेकिन थोड़ा इंक्रीज्ड वैल्यू है। इंक्रीज्ड वैल्यू होने का मतलब अपना आंसर इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो 2.8 हो सकता है, 2.9 हो सकता है, 2.8 समथिंग हो सकता है, हमको एग्जैक्ट आंसर से मतलब नहीं है। हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये थोड़ा फ्रीडम होता है कि हम लोग का आंसर काफ़ी बड़े बड़े गैप के साथ दे रखा होता है। अगर गैप के साथ दे रखा, अच्छी बात है, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लो। अगर गैप के साथ नहीं दे रखा तो फिर बचपन से सीख रहे हैं कैलकुलेशन, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर गैप के साथ ऑप्शंस नहीं देंगे तब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, बट अगर गैप के साथ सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके आंसर तेजी से आराम से निकाला जा सकता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर निकालना है। हम उसको अप्रॉक्सीमेटली करते जाएंगे ताकि तुमको भी सीखने को मिले कि अप्रॉक्सीमेट आंसर कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन ये तरीका केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्रोच के लिए यूज करना, इंटीजर टाइप में नहीं, या फिर कभी भी सब्जेक्टिव में या स्कूल के एग्जाम में तो भूल के भी नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बताओ भी जल्दी, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं किसी को? चलो नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। तुम लोग को शायद एक टर्म मेंशन किया था कि 1 ग्राम एटम, ये मोल को ही लिखने का तरीका है। इस चीज को हम लोग 1 मोल ऑफ एटम बोलते हैं नॉर्मली। दूसरा 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसी चीज को हम लोग 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। या फिर 1 ग्राम आयन, इस चीज को हम लोग 1 मोल ऑफ आयन बोल सकते हैं।
मतलब ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, मोल को ही लिखने का एक तरीका होता है। जैसे अगर यहाँ 2 ग्राम होता है, 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल ऑफ एटम। अगर यहाँ पे 4 ग्राम मॉलिक्यूल होता तो उस केस में 4 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते थे। अगर 8 ग्राम आयन होता तो यहाँ पे हम लोग 8 मोल ऑफ आयन्स आराम से बोल सकते थे। ग्राम अलग चीज होता है और ग्राम एटम अलग चीज होता है। जैसे मान लो सवाल ऐसा देता 1 ग्राम ऑफ एक्स, तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ एक्स दे रखा। बट अगर सवाल में 1 ग्राम एटम ऑफ एक्स दे रखा, इसका मतलब 1 मोल ऑफ एक्स एटम ऐसा टाइप से मेंशन किया है। तो ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना, ग्राम का मतलब क्या होता है और ग्राम एटम का मतलब क्या होता है। मोल्स को ही बोलने का एक तो दूसरा नाम है। जैसे तुम्हारे घर का कुछ नाम होगा तो सिमिलर टाइप से मोल्स का कोई दूसरा नाम है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। जब एटम देगा तो ग्राम एटम वर्ड यूज करेंगे, जब मॉलिक्यूल देगा तो ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड यूज करेंगे, जब आयन देगा तो ग्राम आयन वर्ड यूज करके आराम से काम कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेट करके। फाइंड द टोटल चार्ज, और इस बार ई के टर्म में रखना है, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल ई के टर्म में मेंशन करना है। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3 प्लस, और Na वाले पार्ट के टर्म में रखना है। मतलब कैलकुलेशन को Na और E के टर्म में छोड़ देना, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। 1 ग्राम ऑफ Al3 प्लस 1 ग्राम आयन ऑफ Al3 प्लस। ट्राई करके देखो। अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हाई रखे हुए हैं, बेसिक क्वेश्चंस मैंने बहुत पहले सॉल्व करा रखा है, तो उन बेसिक क्वेश्चंस पे हम नहीं जा रहे। आया किसका आंसर? जल्दी बताओ। सर पहला वाला का आंसर 27 NaE। यस सर, मेरा 27 NaE। पक्का? यस सर, पता नहीं। आंसर बता के खुद ही बोल रही पता नहीं।
वो सर बनाया ऐसे, अब मेरा सही है गलत है तो चलो ध्यान दो, आपके हाथ में है सर। मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में तो तुम्हारे ही है, क्योंकि हम बता चुके हैं तुम लोगों को थियोरी। चलो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3+ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास। वेट दे रखा है 1 ग्राम और मोलर मास कितना होता है एल्युमिनियम का, 27 के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स 1/27 निकल के आ गया, पहला चीज। तो यहाँ से जब नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू, ऐसा लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज will be equal to number of moles into Avogadro number। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1/27 इंटू एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं। और एक मॉलिक्यूल के अंदर, सॉरी एक आयन के अंदर 3 चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज। तो एक के अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 के अंदर 2 इंटू 3, 10 के अंदर 10 इंटू 3, सिंपली यूनिटरी मेथड वाला पार्ट है। तो यहाँ से जब हम लोग नंबर ऑफ आयन से टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस मतलब Na/27 इंटू टोटल चार्ज 3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा Na/3 के बराबर। और चार्ज में हम लोग E भी मेंशन करेंगे क्योंकि टोटल 3E के बराबर चार्ज है। तो Na इंटू E डिवाइडेड बाई 27, अच्छा सॉरी यहाँ 9 होना चाहिए क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं 27 वाला पार्ट को। तो इस केस में Na इंटू E डिवाइडेड बाई 9 के बराबर वैल्यू हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर Na क्या होता है? क्या Na वाले पार्ट का मतलब एवोगाड्रो नंबर। ये जो वैल्यू लिखे थे हम लोग 6.023 इंटू 10⁻23, इस चीज को हम लोग Na बोलते हैं। Na वाले पार्ट को हम लोग ओवरऑल नाम के टर्म में एवोगाड्रोस नंबर बोल सकते हैं। तो लिखने का तरीका होता है, उस 6.023 इंटू 10⁻23 बार बार बोल रहे हैं तो हम लोग Na से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में। 1 मोल इज इक्वल टू Na स्पीसीज इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो फिर से बोल देंगे ये वाला बात जो आप बोले अभी जस्ट। जब हम लोग 6.023 की बात करते हैं, जैसे लिखते हैं ना 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का हम लोग 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ स्पीसीज लेके चल रहे होते हैं। तो अगर हम लोग ये नंबर को कुछ बोलना चाहे तो हम लोग इसी नंबर को एक कांस्टेंट के नाम से डिनोट कर दिया करते हैं, जिस चीज को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। मतलब जैसे उसको ऐसा समझ लो, ग्रेविटेशनल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सुना है कभी? हाँ सर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखता है कभी कभी कैलकुलेशन में हम लोग ये वैल्यू ना लिख करके जी के बराबर लिख देते हैं, जैसे वेट इज इक्वल टू mg ऐसा लिख देते हैं। जी के टर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं कभी-कभी। हाँ, जी के टर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू था उसको जैसे जी मान लिया, तो लिखने का बस एक तरीका है। तो सिमिलर टाइप से ये जो वैल्यू है इसको एवोगाड्रोस नंबर बोल दिया, और एवोगाड्रोस नंबर वाले पार्ट को हम लोग कैपिटल N और कैपिटल A सबस्क्रिप्ट में ऐसा डिनोट कर दिया करते हैं। तो जैसे जी के टर्म में आंसर कैलकुलेट करते हैं, सिमिलर टाइप से Na के टर्म में भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा Na इंटू ई डिवाइडेड बाई 9 के बराबर। उसके बाद सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? सर Na इंटू 3E। Na इंटू 3E, बढ़िया। चलो ध्यान दो सेकेंड वाले क्वेश्चन में। सेकेंड वाले पार्ट में हम लोगों के पास 1 ग्राम आयन दे रखा। ग्राम आयन का मतलब जस्ट अभी ऊपर समझाया था, नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो अपने सेकेंड वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स अगर कंसिडर करें हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3+, इस बार सीधा नंबर ऑफ मोल्स दे रखा, बस उसका नाम चेंज कर दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर दे रखा। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर Na। तो यहाँ से जब टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू एक आयन के ऊपर चार्ज मतलब 3E के बराबर और इनटू टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो Na इंटू 3E ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से 3 इंटू Na इंटू E के बराबर वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए।
कोई डाउट किसी को यहाँ तक तो पूछ सकता है। जल्दी बताओ अभी, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो आज तुम लोगों को होमवर्क देंगे। अभी तक तो बहुत दिनों से होमवर्क नहीं दिया था, बट क्लास 11th का जो सबसे पहला असाइनमेंट और दूसरा असाइनमेंट है वो तुम लोग आज होमवर्क देने वाले हैं हम, क्योंकि उन क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअल में ये जो 9th क्लास की चीजें होती हैं, तुम लोग को पहले ही बोला था कि यही 9th क्लास की चीजें हम लोग क्लास 11th में शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को 11th में नहीं आती ये सब चीजें, बट नहीं आती तो बताना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से कुछ बेसिक क्वेश्चंस वाले पार्ट हम लोग को डिस्कस करना होता है। तो हम तुमको जो असाइनमेंट है तो क्लास 11th का असाइनमेंट, बट तुमको सॉल्व करना है। उसमें अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चंस को पढ़ना, ट्राई करके देखना। अगर कोई डिफिकल्टी होगा तो आराम से डाउट पूछ सकते हैं। और जो अपना आंसर है वो आंसर अगले वाले वर्कशीट में दे रखा है। मतलब वर्कशीट 1 का आंसर वर्कशीट 2 में होगा, वर्कशीट 2 वाले पार्ट का आंसर वर्कशीट 3 वाले पार्ट में होगा। तो वर्कशीट 2 का आंसर हम तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ब्लैंकली तुम लोग उस चीज को सॉल्व करके रखना है। मतलब वर्कशीट 2 वाला पार्ट खुद से सॉल्व करके देखना, उसमें ऑप्शंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में क्लास शुरू होते ही हम सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। जैसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे, तुमको उसमें से जहां कहीं भी जो भी डाउट होगा उन सारे क्वेश्चंस का डाउट आराम से पूछ सकते हैं। लेकिन अगले वीक जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे मेरे हिसाब से, 8 या 10 क्वेश्चन दोनों वर्कशीट्स मिला करके होंगे। तो तुम्हारे ग्रुप में हम वो वर्कशीट वाला पार्ट सेंड कर दे रहे हैं। उन वर्कशीट को तुम लोगों को सॉल्व करना ही करना है, थोड़ा उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? बाकी आज के क्लास में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स का डिस्कशन शुरू करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, या फिर मान लो ये कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट क्या होता है, या फिर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इन सब छोटे छोटे टर्म्स को, और एवरेज मोलर मास क्या होता है, इन सब छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो आपस में शेयर कर लो पुराने नोट्स, और जिन लोगों के पास पुराने नोट्स है उन चीजों को ढंग से पढ़ो। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरह के करा रखे थे, बस एक आयन वाला पार्ट आज एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो इतने बेसिक कैलकुलेशन तुम लोग को आने चाहिए। बहुत सारे क्लासेस में इस चीज का प्रैक्टिस कराया है। नेक्स्ट क्लास से इन चीजों का हम प्रैक्टिस नहीं कराने वाले। अब हम लोग फर्दर आगे के टॉपिक्स पे आराम से मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आराम से कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।